हेडिंग निकाल लो सभी लोग। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद हर परीक्षा में पूछा जाता है और हम लोग डिटेल के साथ पढ़े हैं। ये भी समझिए किस अनुच्छेद में वास्तव में क्या लिखा है। पढ़ना जरूरी है भैया, वैसू फटी पड़ी है लोगन की, नौकरी मिल नहीं रही, पैसा है नहीं। चलो तुम इधर ध्यान दो और ध्यानपूर्वक नोट्स बनाइयो। अनुच्छेद एक में लिखा है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक समूह होगा, राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद एक में ही इंडिया या भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें भारत शब्द की व्याख्या की गई कि भारत किसे कहेंगे या इंडिया किसे कहेंगे। तो इंडिया क्या है? राज्यों का एक समूह है। ये बात कहाँ पर लिखी है? एक में लिखी है। और यहाँ अभी विवाद और हुआ था, कुछ लोगों ने कहा मैं इंडिया शब्द हटाए दो, इंडिया तो विदेशी शब्द है, ये नाम को लेके ज़्यादा विवाद होता है। देश भारत है, इन कलेश बहुत होता। अगला अनुच्छेद 2। काफ़ी लोगों को अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर नहीं पता है, ये दोनों में प्रवासी जैसी लिखी, कंफ्यूज हो जाता आदमी। तो अनुच्छेद 2 में लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और आगे लिखा है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। यह उन राज्यों से संबंधित है जिन्हें भारत का हिस्सा नहीं माना गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अनुच्छेद 2 में लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करा सकते हैं, यानी नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और यह अनुच्छेद केवल उन राज्यों के लिए है जो भारत का अभी तक हिस्सा नहीं बने। जैसे कि मान लीजिए पीओके है, वो भारत का हिस्सा अगर बनना चाहेगा या उसको हम अपने राज्य में जोड़ेंगे देश में, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। समझ गए मेरी बात? अनुच्छेद 2 का, जो भारत का हिस्सा नहीं है। हम अफगानिस्तान को कुछ हिस्सा अगर अपने देश में शामिल करें तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर सुन लो। 3 में लिखा हुआ है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन जो भारत का पहले से हिस्सा हैं। यानी अनुच्छेद 3 ये कहता है कि वर्तमान में जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनके क्षेत्रों में हमें परिवर्तन करना है, इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है या इनके नाम में परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। और 2 और 3 में अंतर क्या है? 2 में है कि जो भारत का हिस्सा नहीं है उनको शामिल किया जाता है, और 3 में क्या है? ऐसे राज्य जो भारत का पहले से ही हिस्सा है। जैसे हमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया, तो 2 के तहत नहीं बना, अनुच्छेद 3 के तहत बनाया हमने। बात पल्ले पड़ी? हाँ। आंध्र प्रदेश अभी तेलंगाना अलग हुआ तो अनुच्छेद 3 के तहत अलग हुआ, 2 के तहत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत का हिस्सा है। अब आ जाओ अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार, यानी नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, वो कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 में बात लिखी है। अब नहीं, बीच में सीए कानून आया था, सीएबी कानून आया था, लोगों ने अब्बा उड़ाई थी, मुसलमान देश से भगाए दो जे, कोई नहीं भाग रहो भैया, ठीक। तो उस पर सॉरी नागरिकता पर कानून किसने बनाया था? संसद ने बनाया था। किस अनुच्छेद के तहत? 11 के तहत, वही सीएए, नागरिकता संशोधन बिल। एक बात और याद रखना कि प्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1955 में। अभी 2019 में फिर पारित हुआ था। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि आखिर में राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, स्टेट शब्द की परिभाषा क्या है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए राज्य शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो बताए दियो अनुच्छेद तुम 12। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियाँ मान्य नहीं होंगी। न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है, इसमें आच्छादन का सिद्धांत है। यानी अनुच्छेद 13 ये कहता है कोई विधि, कोई नियम मान्य नहीं होगा। ऐसा कोई विधि बना दें आप अपने देश में या राज्य में, या नियम बना दें या कानून बना दें जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो या हनन करता हो, तो विधि या कानून देश में मान्य नहीं होगा, ना उस राज्य में मान्य होगा। ठीक। और यदि बना देते हो तो उसमें आगे लिखा भी है
यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उस नियम को, कानून को हटा देगा। कौन सा नियम, कानून जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। समझ गए। इसी अनुच्छेद में पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास दे दी गई है। कोई ऐसा गलत नियम बनाए, चाहे राज्य बनाए चाहे केंद्र बनाए, जो लोगों के अधिकारों का हनन करे, तो तुम उठाए के वाय कर दो निरस्त। ठीक, इसी अनुच्छेद को हम लोग आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। तेरा भैया, आच्छादन का सिद्धांत। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान होए, चाहे राष्ट्रपति होए, चाहे हम होए, चाहे कोई होए। लेकिन अब जो गड़बड़ होने लगो है, अनुच्छेद 15 में लिखा है धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो काम कायदे से हो। खाली लिखे हैं। आई जाओ अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के समक्ष समानता, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। यहीं पर आपको ओबीसी, एससी और एसटी को जो आरक्षण है, जो आरक्षण दिया गया, वो यहीं पर लिखा है। फिर आपके दिमाग में जाएगी, साहब जब सरकारी नौकरियों में सभी के समान अवसर हैं, ये बात अनुच्छेद 16 में लिखी है, तो ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण कैसे मिल रहा? भाई उस समय जब अनुच्छेद लिखा गया तो हालात वास्तव में लोगों के पीछे थे, अब थोड़ी ना हैं इतने, तो दे दिया गया आरक्षण। आगे सुनो, ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया गया है, सामान्य वर्ग को जो 10% आरक्षण दिया गया है, वो अनुच्छेद 15 और 16 के आधार पर दिया गया था। सामान्य वर्ग के लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट, उनका सब हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो ये भी तो पिछड़ापन है, तो हमारे साथ क्यों सब धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर या जात के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो हमको भी आरक्षण दिया जाए। तो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 15 या 16 के आधार पर। 17 में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, छूत का अंत है, और जो वास्तव में होना चाहिए। इसमें इसी के तहत लोग हरिजन एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि साहब हम बैठे थे एक कार्यक्रम में साथ में, उन्हें जात के आधार पर हमें हटाए दो या उठाए दो। तो जब समझ लो अभी भी गाँव में, कुछ गाँव में है जो सिस्टम। 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है कि तुम राजा, महाराजा और फलाना ढिमका की उपाधि लगाए के नहीं घूम सकत हो। मेरी बात समझ गए? ये उपाधियों का अंत हो चुका है, अब राजा महाराजा नहीं चले भारत में। 19 में लिखा है वाक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता के तमाम अधिकार बताए गए कि क्या क्या बोल सकते हो और कहाँ बोल सकते हो। ऐसा नहीं बोलने की स्वतंत्रता है तो तुम मनाए तो गाली देने लगो काऊ को, नहीं, लिमिट में बोलना है। अनुच्छेद 19 ए कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो मीडिया वाले मुंह में मैक ठूंस देते हैं, चिल्लाए चिल्लाए पूछते हैं का भाऊ कैसे भाऊ, तो अनुच्छेद 19 ए में लिखा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन इस समय ये बहुत बड़े दलाल हैं और कमीने हैं। 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि संरक्षण। 20 से कहता है यदि आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो अपनी दोष को सिद्ध करने के लिए हम साहब निर्दोष हैं या हम साहब दोषी हैं, इसको आपको संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण का मतलब है अपने मन का वकील कर सकते हो तुम, समझ गए। 24 घंटे में तुमको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो तुम्हारे कैदी हो तो क्या हुआ, और तो नागरिक, तो वो तो मूल अधिकार तुमको मिलेंगे ही। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से कहता है, ध्यान से सुनना, कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को खुला जीने का अधिकार है। कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, भारत सरकार में कोई रोक नहीं। भारत में तो आज़ादी खैर खूब है, कहूँ बैठ के खान पीन लगो, इसी में है आपकी निजता का अधिकार। जो रिपीट हुई वो कोई बात नहीं। आई जाओ बेटा अनुच्छेद 21 ए। ऐसे 14 वर्ष के जो बच्चा हैं उनके लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। कोई नन्ना मुन्ना है भारत के किसी भी प्राइमरी स्कूल में निःशुल्क पढ़ेगा, तो कोई रोक नहीं सकता है।
पहले अनुच्छेद नहीं था, यानी पहले मूल अधिकार हमारा नहीं था। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है और इसको जोड़ दिया जाता है और तब से हमारा मूल अधिकार बन जाता है। समझ गए? 21 काम है, ऐसे 14 साल बच्चों को मुफ्त शिक्षा है। 22 में बाबू, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संभव। अनुच्छेद 22 से कहता है कि राष्ट्रहित की यदि कोई मुद्दा है या कोई वैसा आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है तो कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना कारण बताए नज़रबंद किया जा सकता है। लेकिन वो मुद्दा कैसा होना चाहिए? राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप इसमें जा नहीं कहो कि हमें काय नज़रबंद करो, हमें फालतू में काय गिरफ्तार कर लो। तो इसको रीजन है भैया, राष्ट्र की बात है, हम तुमसे पूछताछ भी कर सकते हैं और तुम्हारी गिरफ्तारी भी कर सकते हैं, तुमको नज़रबंद भी कर सकते हैं। ये बाबू आया अनुच्छेद 23, बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम का मतलब ये हुआ जबरन आप किसी से मजदूरी नहीं करा सकते हो, बंधुआ मजदूरी। जबरन बांध लो खूंटा पे, पहले बांध लेते लोग, फिर लेबरी कराते, अब जो सिस्टम नहीं चलता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित हुआ था, ये याद रखना। बाबू बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध क्या कहते हैं कि 14 साल से जो कम के बच्चा हैं उनसे आप काम नहीं कर रहे हो। बात पल्ले पड़ी बाबू। 2930 जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण की बात करता है। यानी अनुच्छेद 2930 में जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है, अपने मन का शिक्षण संस्थान खोल सकता है, मस्जिद बना सकता है, चर्च बना सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है। भारत सरकार इसमें नहीं रोकेगी। भारत में तो खैर आज़ादी बहुत है, इतनी अन्य देशन में नहीं है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस हेडिंग को जरा ध्यान से समझो। इसमें लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब सारे उपचार जय में हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से न्याय प्राप्त करते हैं। ये किसकी देन है? अनुच्छेद 32 की देन है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था और इसमें लिखा है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं और इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर देता है ताकि आपकी मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो। बात पल्ले पड़ी? कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, आदेश जारी कर देता है यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है अनुच्छेद 32 के तहत। यानी समझ लो अनुच्छेद 32 के तहत आपको न्याय मिल जाएगा। अगला सुनो बाबू। 38A, राज्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। ये प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश की भी, उत्तराखंड की भी, कि आपके राज्य में जो व्यक्ति है उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो बात है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाए, तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगला 38B, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की समानता दी जाए। प्रतिष्ठा की समानता हो, सुविधा की समानता हो और अवसर की समानता हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पहले अनुच्छेद नहीं था, फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है तो यह अनुच्छेद जोड़ा जाता है कि हमको प्रतिष्ठा और सुविधा और अवसर में समानता चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। अगला 39A, निःशुल्क विधिक सहायता या समान न्याय। कहने का मतलब है राज्य में जो गरीब पब्लिक है उसको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी वकील जय कुमार करेगा ये। 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन। कहने का मतलब एक ही स्थान पर, एक ही कंपनी में महिला और पुरुष काम कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो उनको समान वेतन दिया जाए। इसी मुद्दे को तो शिक्षा मित्रों ने बनाया था अपना मुद्दा। कहा था हम एक ही स्कूल में पढ़ा रहे 8 घंटा, वे पढ़ा रहे 8 घंटा, हम पढ़ाए रहे, हमें परमानेंट करो। 40, ग्राम पंचायतों का गठन।
ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जहाँ पर ग्राम पंचायतें अभी तक नहीं बनी हैं तो वहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन करें, पितानी का चुनाव करें। समझे? बहुत आसानी से समझो। 40 का राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उद्योगों का प्रबंध करे और उसमें श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगवाएं, अपने राज्य में फैक्ट्री लगवाएं और फैक्ट्री लगवाने के बाद वहां पर लोगों को रोजगार दे। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। भाई फैक्ट्री हम थोड़ी ना लगाएंगे, राज्य सरकार लगवाए, उसमें हम लोगों को नौकरी दें। ये जिम्मेदारी है, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। 43 का खा सहकारी समितियों की वृद्धि की जाए। सहकारी समिति सब लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो कमेंट करके बताओ सहकारी समितियां क्या होती हैं। अगला, समान नागरिक संहिता सिविल कोड। समान नागरिक संहिता कि महिला पुरुष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, अब उत्तराखंड में भी लागू हो गई। हम तो कहते यूपी में भी लागू हुई जाए। समान नागरिक संहिता, कोई भेदभाव भाव ना रहे, जो आरक्षण वालों सिस्टम थोड़ो थोड़ो कम होए। अनुच्छेद 45, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के जो बच्चा हैं उनके लिए स्कूल का प्रबंध करे, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करे। ये अनुच्छेद 45 में लिखा है। आ जाओ 48 में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कृषि एवं पशुपालन के लिए उचित प्रबंध करे। कृषि एवं पशुपालन। 48 का राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पर्यावरण का संरक्षण करे, लेकिन जहाँ पे तो कतई फोकस नहीं होता है। बहुत दशा खराब है, उत्तर प्रदेश की तो उतनी खराब है। 33% बन होना चाहिए, हमारे अंदाज सब तो 5% बन रहे हैं। तब ऐसी घुस जाएगा वो दिन। 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जैसे लाल किला है, कुतुब मीनार, जो भी है अपने देश में या राज्य के अंतर्गत आती है, उनका संरक्षण किया जाए, उनका रख रखाव किया जाए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 50 ये कहता है 50-50 का मतलब है अलग अलग हो जाओ। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करे। कहने का मतलब है कोर्ट के काम में विधानसभा हस्तक्षेप नहीं करे और विधानसभा के काम में कोर्ट यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करे। दोनों अलग अलग हैं। कार्यपालिका किसको कार्य करती हो, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, और न्यायपालिका किसको बोलते हैं? कोर्ट को। 51 का कुछ पल्ले पड़ रहे हो कि ऐसी खाम के माम में तुम नोट ही करते चले। 51 का 11 मूल कर्तव्य, ये पहले हमारे संविधान में नहीं थे। आपको मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और 11 मूल कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। बाबू 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद। अनुच्छेद 52 की बात है। और 53 में लिखा हुआ है कि संघ में, यानी हमारा संघ का मतलब है केंद्र और राज्य में, कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होगी। ये बात 53 में लिखी है, तभी उसको दी गई है। कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक। 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उसमें कौन कौन लोग वोट देंगे? तो लोकसभा के सदस्य वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। ये बात लिखी है 54 में, कौन कौन वोट दिए। और 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति। 55 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पर होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट की गिनती नहीं होती है, वोट के रेशियो की गिनती अधिक होती है। ठीक। 58 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता की, यदि तुम्हें राष्ट्रपति बनने हैं तो तुम्हारे पास क्या क्या योग्यताएं हों। इसका मतलब जब 35 साल के हो, भारत के नागरिक हो, 50 अनुमोदक हों, 50 प्रस्तावक हों। अगला 60 में लिखा है राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। 61 में लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, यदि राष्ट्रपति पद पर
से काम नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे के 2/3 बहुमत से बिल पारित करके उसको पद से हटा सकते हैं। इसी को महाभियोग बोलते हैं। उपराष्ट्रपति पद का वर्णन जो अनुच्छेद 63 है अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो बना दिया हमने। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा का मुखिया होता है। ये बात अनुच्छेद 64 में लिखी है। तो व्यवहारिक ढंग से याद करो, तुम रटने का प्रयास मत करो। आई जब 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका, कहा कि फांसी की सजा हो गई तो अपनी क्षमादान किससे मांगन जे? राष्ट्रपति से मांगन जे। तो जाको वर्णन अनुच्छेद 72 में है, राष्ट्रपति से मांगता है। अब तो नियम बदल गया, अब किसी को यदि फांसी होती है तो वो क्षमादान वही व्यक्ति मांग सकता है। पहले तो उसके परिवार वाले क्षमादान याचिका डाल देते थे, अब भैया नहीं डाल सका। ठीक, आगे सुनो। 74 राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये सबको मालूम है। देखिए, भारत में डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद का वर्णन नहीं है। भारत में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, डायरेक्ट प्रधानमंत्री शब्द नहीं आया है। अगला 76 भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का जो महान्यायवादी होता है बहुत बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है या कानून का जानकार कौन होता है, तो उसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का महान्यायवादी। सरल, सरल में मैंने क्या लिखा है? सा का मतलब हुआ संसद अनुच्छेद 79, रा का मतलब हुआ राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला का मतलब हुआ लोकसभा अनुच्छेद 81। यानी संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा शब्द का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का 81 में है। आ जाओ 85 बी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कहने का मतलब है यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो लोकसभा भंग हो जाएगी कि भाई सेनापति सरेंडर कर गो, तो कोई मतलब ही नहीं सेना का। 93 में लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष पद का वर्णन है। 108 में कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करता है। कहने का मतलब है संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि किसी बिल पर दोनों लोग सहमत नहीं हैं तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत कर लेगा और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। 110 में लिखा हुआ है धन विधेयक की परिभाषा। जितने भी धन विधेयक हैं उनकी परिभाषा, उनकी धन विधेयक किसे कहते हैं, कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, ये अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, भारतीय संविधान में डायरेक्ट बजट शब्द नहीं आया है, बजट शब्द के लिए इन्होंने एक शब्द यूज किया है वार्षिक वित्तीय विवरण, तो अनुच्छेद 112 है। अगला बाबू है लास्ट अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है और कोई महत्वपूर्ण बिल पारित करने हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश का मतलब है एक इमरजेंसी आदेश, जब तुम लोग सदन में बैठियो अपनो पारित कर लियो नियम, बस अब तो ही रखो।